Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is the second part of animal physiology series. I have already posted the part 1 in which I have included some important questions related to human physiology. So this is the second part. So if you have not still watched the first part, I will provide the link in the description box. You can check it out. So this is in continuation with that first part video. So without further ado, let's start the video. So the first question, or the 16th question, because this is the part 2. So the question is, the functional unit of a skeletal muscle fiber is the sarcolemma, myofibril, sarcomere, T tubule. So skeletal muscle का जो functional unit होता है, it is the sarcomere, which is a fundamental repeating unit of muscle contraction in striated muscle tissues. अब ये जो सार्कोमियर होता है वो किस चीज से मिलके बनता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ ओवरलैपिंग एक्टिन एंड टीन एंड मायोसिन से ये मिलके बनता है. सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स जनरेटिंग एंड लोड बियरिंग एक्शन ऑफ मसल्स. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज sarcomere. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the main inhibitory neurotransmitter in the central nervous system is what? ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. ग्लूटामेट, एसिटिलकोलिन, गाबा, डोपामिन. सो इट इज दी GABA जो है इट इज दी मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. और इसका काम क्या होता है? इट एक्ट्स टू रिड्यूस न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी बाय इनहिबिटिंग द नर्व ट्रांसमिशन. सो ये मेनली क्या होता है? इनहिबिटरी फंक्शन में होता है. और इसका एक्साइटेटरी फंक्शन कब हो सकता है या एक्साइटेटरी इफेक्ट्स? इन सम सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट में ये एक एक्साइटेटरी रोल करता है. बट मेनली इसका रोल क्या होता है? एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का होता है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the hormone ADH mainly acts on which part of the nephron? Bowman's capsule, proximal tubule, loop of Henle or collecting duct. So ADH क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन भी इसी को ही बोलते हैं. एंड इट is a hormone which plays a crucial role in regulating water balance in the body. यानी हमारे बॉडी का जो वाटर इनटेक, वाटर बैलेंस का जो काम है वो कौन करता है? वो यही वैसोप्रेसिन करता है. अब ये प्रोड्यूस कौन करता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. एंड इट इज अ hormone which controls the water balance and it is stored in the पिट्यूटरी ग्लैंड. अब ये क्या करता है? इट हेल्प्स द किडनी कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट थ्रू यूरिन विच अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस द ब्लड प्रेशर एंड द सोडियम लेवल्स. तो ये कहाँ पे करता है? कलेक्टिंग डक्ट में ये काम करता है. ADH इंक्रीजेस द वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कलेक्टिंग डक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which wave of ECG corresponds to atrial depolarization? So ये वाला जो है ECG का ग्राफ वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. अगर आप जूलॉजी के क्वेश्चन की बात करें सो ये हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा वेव क्या करस्पॉन्ड कर रहा है. सो ये जो है वो हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा वेव क्या करस्पॉन्ड कर रहा है. तो इससे रिलेटेड मैंने सिर्फ 1 मिनट का शॉर्ट्स बनाया है. उस 1 मिनट के शॉर्ट्स में आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पी वेव क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टी वेव क्या होता है. सो यहाँ पे बोला है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन का कौन सा वेव होता है. तो हमें पता है कि हमारा जो वेव होता है वो कुछ इस टाइप का होता है. यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है ये QRS का पीक एंड यहाँ पे देन टी का, फिर ये ऐसे हो जाता है. तो ये जो पीक है वो P है, ये है QRS और उसके बाद ये होता है T. तो अगर हम लोग बात करें एट्रियल डीपोलराइजेशन की तो ये जो P होता है वो होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन. सो द राइट आंसर इज P वेव. आई रिक्वेस्ट कि उस शॉर्ट्स को जरूर देखिए ताकि आपको उससे पूरी तरह से चीजें समझ में आ जाए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, in the fetus, gas exchange occurs at the lungs, liver, placenta, kidney. So in the fetus, the gaseous exchange or the nutrient exchange takes place through the placenta, which is a temporary association between the mother uterus and the
फीटस। तो जितने भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो किससे होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। और इवन नरिशमेंट भी कैसे डिराइव करता है ग्रोइंग फीटस, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही। वो एक टेम्पररी एसोसिएशन होता है मदर और फीटस के बीच में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टरी पीरियड इन न्यूरॉन्स एंश्योर्स व्हाट। तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है वो पता होना चाहिए। सो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम ड्यूरिंग विच मसल, नर्व्स और अदर एक्साइटेबल टिश्यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू फर्दर स्टिमुलेशन। कि वो टाइम जब हमारे जो मसल्स हैं या फिर नर्व्स हैं या फिर ऐसे टिश्यू जो कि एक्साइट हो जाते हैं स्टिमुलस लेके, वो रिस्पॉन्ड ना करे हम जितना भी आगे स्टिमुलस देते जाएं, तो वो होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड इज वेरी मच essential. Why it is essential? Because it prevents the continuous and rapid stimulation and also it allows the resetting of the tissues. यानी मान लो सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर बार बार हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में, चाहे कैसे भी रिस्पॉन्ड करें, हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो बार बार एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हमारे जो टिश्यूज हैं उनका भी वियरिंग एंड टियरिंग होगा। हमें बीच बीच में क्या चाहिए, थोड़ा सा पॉज भी चाहिए ताकि जो टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके, यानी उनका जो फंक्शन है वो मेंटेन रहे फॉर द मेन स्टिमुलस, यानी मेन स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करने के लिए रहे। तो इसीलिए टू प्रिवेंट कंटिन्यूअस रैपिड स्टिमुलेशन ये किया जाता है। सो द पीरियड इज वेरी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम इंक्लूडिंग द नर्व इम्पल्स, हार्ट मसल कंट्रैक्शन, ये सारी चीजें। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन। सो रिफ्रैक्टिव पीरियड इन न्यूरॉन क्या इंश्योर करता है, फॉरवर्ड कंडक्शन, आगे के जितने भी स्टिमुलस आएंगे वो इसको क्या करे, रिस्पॉन्ड बैक कर पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडोल्स्टेरोन एक्ट्स मेनली ऑन व्हाट। सो अगर आप देखें तो जूलॉजी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो सबका सिक्रेटरी ऑर्गन, फंक्शन, एंटागोनिस्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। चाहे आप नॉर्मल पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप नॉर्मल सेट का एग्जाम दे रहे हैं, सीएसआईआर दे रहे हैं, डीबीटी दे रहे हैं, गेट दे रहे हैं, तो उसमें मैचिंग के फॉर्म में भी ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। सो एडोल्स्टेरोन एक्ट्स मेनली ऑन व्हाट, इट मेनली एक्ट ऑन दी डिस्टल ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले तो एडोल्स्टेरोन क्या है, एक स्टीरॉइड हार्मोन है, एक स्टीरॉइड हार्मोन है ये। एंड ये क्या करता है, स्पेसिफिकली इट इज अ मिनरल कॉर्टिकोकॉइड प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड। इसको सीक्रेट कौन करता है, एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट करता है। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द सोडियम एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी, प्राइमरीली इन द किडनी। तो और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, यानी कि ये क्या करता है, वाटर बैलेंस को, बॉडी में सोडियम एंड वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, जिसका असर किस पे पड़ता है, हमारे ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। जब भी एडोल्स्टेरोन रिलीज होता है, इट प्रमोट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसकी वजह से क्या होता है, इट ऑल्सो प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम थ्रू द यूरिन। ये मेनली काम कहाँ पे करेगा, डिस्टल ट्यूब्यूल में एंड कलेक्टिंग डक्ट में। Now next question, which part of the gastrointestinal tract is primarily responsible for nutrient absorption? Small intestine का काम होता है nutrient absorption का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करता है, एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, is the main energy source for the brain under normal condition? Fatty acid, ketone bodies, glucose, amino acid. Under normal condition, the main energy source for the brain is obviously the glucose. Brain किस पे rely करता है, mainly वो glucose पे rely करता है for its energy needs. Now next question, which is a very basic question, which blood group is the universal donor? O blood group is known as the universal donor because it is an antigen-less blood group, because it lacks the antigen A and antigen B. It minimizes the reaction and therefore it is the universal donor. And recipient कौन सा होता है, AB. Now next question, hypersecretion of growth hormone in adults causes what? मैंने बताया था कि डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड जितने भी हॉर्मोन्स हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है।
सो हाइपर सिक्रीशन अगर होगा, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो a condition known as acromegaly will be caused in which the excessive production of growth hormones in adults takes place. So जो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ है, इट इज मोस्टली ड्यू टू द बिनाइन ट्यूमर इन द प्राइमरी, so it is mostly due to the benign tumor in the pituitary gland called a pituitary adenoma, and ये क्या करता है, ओवर प्रोड्यूस कर देता है ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्रोमेगेली होता है. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्रोमेगेली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज बाय डूइंग व्हाट. अगर हमारे ब्लड में हमारे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेसिव ग्लूकोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लाइकोजन में. सो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाना पड़ेगा. सो इट इज द राइट आंसर, यानी ग्लाइकोजेनेसिस को हम इंक्रीज कर दे तो एक्सेसिव ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the primary function of bile salt is to do what. Salt क्या करता है, it basically emulsifies the fats. प्रोटीन के लिए कौन का काम करेगा, so the right answer is emulsify fats. Now next question, which immunoglobulin crosses the placenta. So IgG is the only one which can cross the placenta. So the antibody that can cross the placenta and it can provide the passive immunity to the fetus is the immunoglobulin G. Yani IgG is the only one which can be transferred through the placenta. So ये बहुत ज़्यादा crucial होता है to protect the newborns while their own immune system is still under development. तो जैसे कि अदर एंटीबॉडीज हैं, IgM, IgA do not readily cross the placenta. So the right answer is IgG. Now next question, which factor primarily determines the resting membrane potential of a cell. So it is the potassium permeability which determines the resting membrane potential of a cell. High permeability of potassium ion maintains the negative resting potential. So this is all for today. I hope you liked it. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल हैप्पी टू प्रोवाइड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.